जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 28 जून 2022 को आयोजित लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के जीके के प्रश्न पत्र को आज हम सोल्व करेंगे। लैब असिस्टेंट के पेपर में जो 28 जून को जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें जीके का जो पहला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है। 2022 में जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया उसमें राजस्थान से कौन विजेता है। ए ऑप्शन है बतुल बेगम, बी नीरजा माधव, सी पूजा शर्मा और डी अंशुल मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब है बतुल बेगम। बतुल बेगम का संबंध चूरू जिले से है, जबकि 2021 का जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया वो बाड़मेर की रूमा देवी को प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बांध अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। रामगढ़ बांध जो है उसको टाइगर रिजर्व के रूप में कौन से नंबर पर घोषित किया गया, 5वें, 6ठे, 3रे, 4थे। तो इसका सही जवाब है चौथा। जो टाइगर रिजर्व है चौथा, वो इस रामगढ़ बांध अभ्यारण्य को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ए ऑप्शन श्रीमती अंजना मेघवाल, बी ऑप्शन श्रीमती रेहना रियाजा चिश्ती, सी ऑप्शन श्रीमती सुमन यादव और डी ऑप्शन श्रीमती जोबा अख्तर। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 4, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में भोजन प्राप्त कर सकता है। जो लाभार्थी है वो इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। ए ऑप्शन है 12 रुपए में, बी 14 रुपए में, सी ऑप्शन 8 रुपए में और डी ऑप्शन 10 रुपए। तो इसका सही जवाब है 8 रुपए। प्रारंभ में 5 रुपए में इंदिरा रसोई योजना में भोजन प्राप्त कर सकता था, लेकिन वर्तमान में लाभार्थी को 8 रुपए अदा करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। ये जो मचकुंड जो स्थान है इसके बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन अलवर में, बी ऑप्शन धौलपुर, सी फलोदी और डी जोधपुर। तो ये जो मचकुंड जो स्थान है इस मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है और ये जो मचकुंड जो स्थान है वो धौलपुर में है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है अजमेर में, उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में। तो राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क स्थित है वो उदयपुर जिले में स्थित है। 7वां प्रश्न है, आई स्टार्ट संबंधित है। ए ऑप्शन ई वाहनों के लिए सब्सिडी, बी ऑप्शन ऑनलाइन शिक्षा के लिए सब्सिडी, सी ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन और डी ऑप्शन है स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये जो ई स्टार्ट जो संबंधित है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम से है, पारिस्थितिकी तंत्र से है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र और इस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है आई स्टार्ट योजना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। ए जोधपुर में, बी बारा में, सी कामा भरतपुर में और डी जामरोली जयपुर में। तो इसका सही जवाब है जामरोली जयपुर। जामरोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है भरतपुर। तो ये जो फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है ये जोधपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। ए ऑप्शन है सवाई माधोपुर में,
बी ऑप्शन जयपुर में, सी ऑप्शन अजमेर में और डी ऑप्शन बूंदी में। तो इसका सही जवाब है जयपुर। आमागढ़ लेपर्ड जो सफारी है वो जयपुर में इसको आरंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? 75,000 रुपये का अनुदान, 50,000 रुपये का अनुदान, कुल 25,000 रुपये का अनुदान और डी ऑप्शन है कुल 30,000 रुपये का अनुदान। तो इस मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल 50,000 रुपये का अनुदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है राजस्थान सरकार के निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारियों से संबंधित है? ए ऑप्शन है गार्गी योजना, बी ऑप्शन है अनुप्रति योजना, सी ऑप्शन है नेहरू योजना और डी है इंदिरा योजना। तो इस प्रतियोगी परीक्षा की जो निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी उस योजना का नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रति कोचिंग योजना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है अकील कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। अकील कुरैशी किस पद से संबंधित थे? ए ऑप्शन है अल्पसंख्यक आयोग के निदेशक के रूप में, बी ऑप्शन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में, सी ऑप्शन राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और डी ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। तो ये जो अकील कुरैशी थे वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर स्थापित थे, लेकिन वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो गए हैं और वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है एस शिंदे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है एस शिंदे वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था अकील कुरैशी। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है? तो सिलिकोसिस जो केयर अभियान के लिए जो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो अवार्ड जीता है, ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन नागौर, सी अलवर और डी जयपुर। तो सिलिकोसिस जो अवार्ड जीता है वो नागौर जिले के द्वारा 24वां अवार्ड जीता गया है। प्रश्न नंबर 15 राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है गाइडेन पिनाका ERR 122, पिनाका ADM4 और पिनाका MKI। तो ये जो सफल परीक्षण किया गया वो पिनाका MKI के द्वारा किया गया और ये जो सिस्टम पर सफल जो परीक्षण किया गया वो पोखरण जैसलमेर में किया गया। वहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसी में पिनाका MKI का सफल परीक्षण किया गया। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए, माह मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। ये विश्वविद्यालय स्थित है। हरदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है बीकानेर में, बी ऑप्शन अजमेर में, सी ऑप्शन जयपुर में और डी ऑप्शन जोधपुर में। तो इसका सही जवाब है जयपुर। हरदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है बेंगू के वर्तमान विधायक कौन हैं? वर्तमान में पूरे राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं, उनमें से बेंगू के विधायक के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है बिधोरी राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है अंजना उदयलाल, सी ऑप्शन है चंद्रभान सिंह अक्या और डी ऑप्शन है अर्जुनलाल जिनगर। तो इसका सही जवाब है बिधोरी राजेंद्र सिंह। वैसे नाम में इनका राजेंद्र सिंह विधुरी आता है, लेकिन एग्जामिनर ने इसको विधुरी राजेंद्र सिंह कर दिया है। तो इसका बेंगू के जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है विधुरी राजेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 18 है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता, बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए वित्तीय सहायता, सी ऑप्शन बिजली गिरने तथा अधड़ से फसल को होने पर वित्तीय सहायता और डी ऑप्शन कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद एवं वित्तीय सहायता। तो ये जो
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता जो योजना है वो कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि कार्य के दौरान जब किसान की किसी घटना या एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, कोई घटना हो जाती है तो उस घटना के बदले राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 19 है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब से चलाया गया? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 2022, बी ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2020, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 2021 और डी ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2021। तो ये जो शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है वो 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को से नोटिफाइड तथा शुरुआत किया गया। इस योजना को जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है इसको राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में कब लागू किया गया? ए ऑप्शन 2021, बी 2022, सी ऑप्शन 2019 और डी 2020। तो इस लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 में राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया। प्रश्न नंबर 20 है 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना समारोह मनाया गया। 2022 में मेहरानगढ़ जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए ऑप्शन 554, बी ऑप्शन 558, सी ऑप्शन 564 और डी ऑप्शन 558। तो इसका सही जवाब है 564। इस मेहरानगढ़ या जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा की जाती है। राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की जाती है 12 मई 1459 को और वर्तमान में 2022 को 564वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है सितार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है नौटंकी कला और डी ऑप्शन है तबला। तो पंडित रामदयाल जो शर्मा है उनका संबंध नौटंकी कला से है। ये जो नौटंकी कला है वो भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। नौटंकी जो कला है वो भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 23। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है मुख्य सचिव, आईजी जयपुर रेंज, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष, मगरा विकास कार्यक्रम इंचार्ज। तो वर्तमान में जो उषा शर्मा है वो राजस्थान की मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त है। वर्तमान में राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उसका नाम है उषा शर्मा। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 24 है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया 7 अप्रैल 2021 को, 7 अप्रैल 2020 को, 1 मई 2020 को और 1 मई 2021 को। तो ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इस योजना को 1 मई 2021 को लागू किया गया है। प्रारंभ में इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त करवाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख तक कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। फरवरी 2022 में प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को किस कुलपति के पद पर, किस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बी ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, सी ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो ये जो प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव हैं इन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए, अगला है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात की, बी मलेशिया की,
सी कतर की और डी नामीबिया की। तो ये जो दोहा जो राजधानी है, दोहा किस देश की राजधानी है? तो दोहा कतर देश की राजधानी है। 27वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? ए ऑप्शन न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में, लंदन में। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, प्रश्न नंबर 28 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो मिलन स्थल है उसकी बात की जा रही है। ए ऑप्शन कर्णप्रयाग, बी ऑप्शन देवप्रयाग, सी ऑप्शन विष्णुप्रयाग और डी ऑप्शन रुद्रप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस देवप्रयाग के बाद में ही भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। गंगा कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को इस देवप्रयाग उत्तराखंड में ही गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRDPR का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था का जो मुख्यालय है वो किस स्थान पर है? ए चेन्नई, बी रायपुर, सी जयपुर और डी हैदराबाद। तो इस पंचायती राज या ग्रामीण पंचायती राज विकास का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में कौन से महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा जो मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? ए ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका में, बी ऑप्शन अफ्रीका में, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका में। तो ये जो आटाकामा जो मरुस्थल है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, बी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, सी ऑप्शन विश्व बैंक के द्वारा और डी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32 है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 5 जून को, 5 फरवरी को, 15 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 5 जून को मनाया जाता है। 33वां प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? बदायूनी, फैजी, अकबर, अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो रचना की है वो अबुल फजल के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब होता है? ए ऑप्शन 1906 में, बी ऑप्शन 1908 में, सी ऑप्शन 1907 में और डी ऑप्शन 1905 में। तो कांग्रेस जो है वो नरम और गरम दल में 1907 में विभाजित हो जाती है और कांग्रेस का पहली बार विभाजन भी 1907 में हो जाता है। इस सूरत विभाजन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। 35 नंबर जो प्रश्न की बात की जाए, ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक शहर जो बीजापुर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन कर्नाटक में, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन केरल में और डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये जो बीजापुर जो स्थान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 36 की बात की जाए, 19 मार्च को यूएसए ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया। 19 मार्च को यूएसए ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया। ए ऑप्शन 2003 में, बी ऑप्शन 2004 में, सी ऑप्शन 2001 में और डी ऑप्शन 2002 में। तो ये जो उस समय ओसामा बिन लादेन की समय की घटना है, उस समय अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। यह घटना दोस्तों 2003 की घटना है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन नर्मदा और डी ऑप्शन कृष्णा। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी नदी है। इस गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो दोस्तों 1460 किलोमीटर है। और इस गोदावरी नदी के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। वैसे दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है गंगा नदी, और इस गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो तुगरिक किस देश की मुद्रा है? उत्तरी कोरिया की, ओमान की, मंगोलिया की, म्यांमार की। तो ये तुगरिक जो मुद्रा है वो इस मंगोलिया देश की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गाइड, गोदान, मानसरोवर। तो दोस्तों ये जो गाइड जो पुस्तक है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये गाइड जो पुस्तक है वो के.आर. नारायणन के द्वारा लिखी गई है। नारायणन, के.आर. नारायणन के द्वारा गाइड नामक पुस्तक लिखी गई है, जबकि गबन, गोदान और मानसरोवर ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 40, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए.के. एंटोनी, नटवर सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नटवर सिंह। प्रश्न नंबर 41 की बात करें, इसरो की स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 1965 को, 15 अक्टूबर 1972 को, 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1969 को। तो इसरो की जो स्थापना की गई है दोस्तों वो 15 अगस्त 1969 को की गई है। भारत में जो इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का जो मुख्यालय है वो दोस्तों बेंगलोर में स्थित है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा मैगजीन का मुख्य उत्पादक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। प्रश्न नंबर 23, भारत में करेवा का संबंध किससे है? भारत में करेवा का संबंध किससे है? करेवा एक नृत्य या प्रथा के रूप में एक नृत्य प्रचलित है। तो दोस्तों इस करेवा का जो संबंध है, ए राजस्थान से, बी कश्मीर से, सी केरल से, डी मेघालय से। तो करेवा का संबंध दोस्तों कश्मीर राज्य से है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? ए ऑप्शन है एकनाथ, बी ऑप्शन रामानंद, सी ऑप्शन नमलवार, डी ऑप्शन सूरदास। तो दोस्तों इन निम्नलिखित में से कौन सा संत था जो महाराष्ट्र क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय था? तो उसका नाम था दोस्तों एकनाथ। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 45 है, 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? 2 सितंबर 1946 को जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उस समय मतलब हर तरह के विभागों का बंटवारा किया गया। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया? ए ऑप्शन लियाकत अली, बी ऑप्शन आसफ अली, सी ऑप्शन जॉन मथाई और डी ऑप्शन बाबू जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो लियाकत अली खान है। लियाकत अली खान ही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अंतरिम सरकार के दौरान दोस्तों इन्हें वित्त विभाग का कार्यभार संभाला गया। दोस्तों ये जो जॉन मथाई है ये भारत के पहले उद्योग मंत्री बने थे। उद्योग मंत्री, भारत के पहले उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया। बाबू जगजीवन राम जो थे वो भारत के पहले श्रम मंत्री बने थे, और डॉक्टर आसफ अली जो थे वो पहले रेलवे मंत्री बने थे, रेलवे मंत्री। तो दोस्तों वित्त विभाग का जो पहला अध्यक्ष बना था उसका नाम था लियाकत अली। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में पुरुषनी कहा गया है? ए ऑप्शन व्यास को, बी ऑप्शन रावी को, सी ऑप्शन सतलज को, डी ऑप्शन चिनाब को। तो दोस्तों पुरुषनी जो नदी था
वो इस रावी नदी का प्राचीन नाम था, इस व्यास का प्राचीन नाम था विपाशा, सतलज का नाम था सतुद्री और चिनाब का था अस्कनी। तो दोस्तों पुरुषनी रावी नदी के किनारे या रावी नदी का ही प्राचीन नाम था। प्रश्न नंबर 47, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बैडमिंटन। जो ये थॉमस कप है इसका संबंध बैडमिंटन से है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 48, एक नॉटिकल मील में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, या एक समुद्री मील में कुल कितने किलोमीटर? ए ऑप्शन है 1.634, बी ऑप्शन 1.992, सी ऑप्शन 1.852 और डी ऑप्शन 1.584। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 1.852। एक समुद्री मील में जो कुल किलोमीटर होती हैं वो 1.852 होती हैं। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस देश में या किस में सेंडलर पीक स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य अंडमान, बी ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, सी ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और डी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान। तो दोस्तों ये जो सेंडलर पीक है वो उत्तरी अंडमान में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इस सेंडलर पीक की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 738 मीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट सेंडलर या सेंडलर पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है इटली। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का एक भाग नहीं था, उस देश का नाम था फ्रांस। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 41 है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो राजस्थान में बावड़ियों के शहर के नाम से इस बूंदी जिले को जाना जाता है। बावड़ियों का सिरमौर कह दो या फिर बावड़ियों का शहर कह दो। बावड़ियों का शहर या बावड़ियों का जो सिरमौर है वो बूंदी जिले को कहा जाता है। निम्नलिखित में से फसलों में से किस प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? दोस्तों नरमा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है दालें, सी ऑप्शन है सरसों और डी ऑप्शन है कपास। तो दोस्तों नरमा कपास को कहा जाता है। इस कपास को ही बनिया कहा जाता है, बनिया कहा जाता है। इस कपास को ही सफेद सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ए ऑप्शन नीम, बी ऑप्शन खेजड़ी, सी ऑप्शन बबूल, डी ऑप्शन कपास। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है और इस खेजड़ी को ही वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है और राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस या खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, मेजा बांध किस नदी पर है? ए ऑप्शन बनास पर, बी ऑप्शन कांतली पर, सी ऑप्शन कोठारी पर, डी ऑप्शन माही पर। तो दोस्तों ये जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर स्थित है और ये जो मेजा बांध है वो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, इस भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जो पेयजल की पूर्ति होती है वो मेजा बांध से होती है, इसीलिए इस मेजा बांध को भीलवाड़ा की लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 55 है, प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, निवर्तीकरण। तो दोस्तों रेंगती हुई मृत्यु या रेगिस्तान के मार्च के नाम से इस मृदा अपरदन को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मरुस्थलीय का कारण है वो मृदा अपरदन एवं वायु का अत्यधिक परिवर्तन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मृदा अपरदन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में नर्मदा नहर की कुल लंबाई, राजस्थान में नर्मदा नहर की कुल लंबाई 94 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर। तो दोस्तों नर्मदा नहर की जो कुल लंबाई है वो राजस्थान में 74 या 74 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 57,
प्रश्न नंबर 57 है, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? नाग पहाड़ अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो दोस्तों ये जो नाग पहाड़ है वो राजस्थान के अजमेर जिले में है। इस अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और दोस्तों इस नाग पहाड़ से ही राजस्थान में एक नदी है जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, उस नदी का नाम है लूनी। दोस्तों इस लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से ही होता है और प्रारंभ में इस नदी को सागरमती कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 नंबर, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? ए ऑप्शन मक्का, बी गेहूं, सी चावल, डी ऑप्शन कपास। तो दोस्तों ये जो माही सुगंधा है वो चावल की किस्म है, जबकि माही कंचन एवं माही धवल, माही कंचन एवं माही धवल, माही कंचन एवं माही धवल, दोस्तों ये दोनों जो किस्म है वो मक्का की किस्म है। माही सुगंधा चावल की है, जबकि माही कंचन एवं माही धवल मक्का की प्रमुख किस्म है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? ए ऑप्शन है लवणीकरण, बी ऑप्शन है वनस्पति अवनयन, सी ऑप्शन है जल अपर्दन और डी ऑप्शन है वायु अपर्दन। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो दोस्तों है वायु का अपर्दन। प्रश्न नंबर 60 है, थानथेवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है? थानथेवेट एक भूगोलवेता थे जिन्होंने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। उन्होंने जैसलमेर को प्रमुख 4 क्षेत्रों में दोस्तों किस क्षेत्र में रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। DAW, DBW, EAD, CAW। तो दोस्तों जैसलमेर को रखा गया था EAD में। को जो थानथेवेट है उनके जलवायु वर्गीकरण में जैसलमेर जिले को EAD में रखा गया, अर्थात शुष्क प्रदेश में रखा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहता है? ए ऑप्शन है कुएं एवं नलकूप, बी ऑप्शन खेतीय तालाब, सी ऑप्शन नहरें, डी ऑप्शन तालाब। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई का जो माध्यम है वो दोस्तों कुएं एवं नलकूप हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कुएं एवं नलकूपों से की जाती है। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RTDC की स्थापना वर्ष की गई? ए ऑप्शन 64 में, बी ऑप्शन 1966 में, सी ऑप्शन 1960 में, डी ऑप्शन 1962 में। तो दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना की जाती है वो 1964 में की जाती है और इस राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर जिले को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 63, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? रानीसर टांके के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो रानीसर टांका कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो दोस्तों जो रानीसर टांका है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। रानीसर टांके के अलावा एक पदमसर टांका भी इस जोधपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? ए ऑप्शन बूंदी, बी ऑप्शन जैसलमेर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो दोस्तों भोराट पठारी प्रदेश इस उदयपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 65, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? दोस्तों कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा था। उनमें से अपने को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो झालावाड़ जिले को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र में बांटा गया है? ए ऑप्शन है BSHW, बी ऑप्शन है BWHW, सी ऑप्शन है CWG और डी ऑप्शन है AW। तो दोस्तों इस झालावाड़ जो क्षेत्र है इसको इस AW में अति आर्द्र प्रदेश में विभाजित किया गया। प्रश्न नंबर 66, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है माही, सी है लूनी और डी है बनास। तो इस 56 नदी नालों के समूह को
56 का मैदान कहा जाता है। और ये 56 का जो मैदान है दोस्तों, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो 56 का मैदान है दोस्तों, ये इस माही नदी पर निर्मित है। माही नदी मुख्यतः 3 जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। उल्टे यू की आकृति में बहती हुई माही नदी अंत में कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों 56 का मैदान जो है उसका संबंध माही नदी से है। अगला 67% गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों ये गुरु शिखर जो है वो इस अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम शिखर है। और ये जो गुरु शिखर दोस्तों, जो गुरु शिखर है वो सिरोही में है, सिरोही जिले में है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी ये गुरु शिखर ही है। इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर की जो औसत ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है जैसलमेर में, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? ए ऑप्शन जोहड़, बी कुंडी, सी टांका, डी खडीन। तो जैसलमेर में जो पुष्करायण ब्राह्मण हैं वो परंपरागत विधि से इस खडीन कृषि को करते हैं। 69 जो प्रश्न है, 69% मालपुरा की एक नस्ल है। दोस्तों मालपुरा किसकी एक नस्ल है? बकरी की, भैंस की, गाय की, भेड़ की। तो दोस्तों ये जो मालपुरा जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70, राजस्थान के किस संभाग में या किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 71%, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, आदर दक्षिणी मैदान, अंतःपूर्व शुष्क मैदान और उपादर दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आदर दक्षिणी मैदान। दक्षिणी का जो आदर क्षेत्र है आपके झालावाड़ वाला, ये राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी आर्द्र मैदान। 72 नंबर प्रश्न की बात करें, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। तो दोस्तों ये जो कपूरडी जो क्षेत्र है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कपूरडी के अलावा जालिपा, गिरल वगैरह भी इस बाड़मेर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 73, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो मोरिजा जो बानोला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जयपुर जिले में स्थित है। मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है वो जयपुर जिले में स्थित है। अब्रक के लिए, चांदी के लिए, कैडमियम के लिए, लोहे के लिए। तो दोस्तों ये मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है जयपुर जिले का, ये लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 74% है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी मुख्यालय स्थित है? दोस्तों ये जो काजरी का जो मुख्यालय है वो जोधपुर जिले में स्थित है। काजरी का जो मुख्यालय है, इस काजरी की दोस्तों स्थापना 1959 में कर दी गई थी और इसका मुख्यालय जोधपुर जिले को बनाया गया। प्रश्न नंबर 75, राजस्थान में लूनी जवाइन बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी प्रदेश के रूप में, मृत नदी के प्रदेश के रूप में, बांगर प्रदेश के रूप में और गोडवाड़ा प्रदेश के रूप में। गोडवाड़ा या गोडवारा। तो दोस्तों इस लूनी जवाई बेसिन को इस गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो गोडवाड़ा जो प्रदेश है दोस्तों, ये जालोर और सिरोही का क्षेत्र है। जालोर और सिरोही के क्षेत्र को गोडवाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में गोडवाड़ा प्रदेश जो है वो जालोर एवं सिरोही के क्षेत्र को जाना जाता है। पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। 1835 में अंग्रेजों ने जो जोधपुर लीजन का जो गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया?
खेरवाड़ा में, नीमच में, नसीराबाद में, एरनपुरा में। तो इस जोधपुर रीजन की जो स्थापना 1835 में की जाती है, इसका मुख्यालय एरनपुरा में रखा गया। और दोस्तों ये जो एरनपुरा जो स्थान था वो साहब पाली जिले में स्थित था। प्रश्न नंबर 77 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? नंदलाल, मेहराब खां, नवी शेर खां, कुशल सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेहराब खां। इस मेहराब खां के साथ ही एक अन्य व्यक्ति और था, उसका नाम था जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का आगाज किया गया। तो कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को होता है जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। 78 प्रश्न। 78 नंबर जो प्रश्न है वो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, केसरी सिंह बारठ ने, जय नारायण व्यास ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो इस मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना दोस्तों 1920 में की जाती है वो जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। 79 प्रश्न है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसने 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? ए ऑप्शन है जानकी देवी बजाज, बी ऑप्शन है रत्ना शास्त्री, सी ऑप्शन है नारायणी देवी और डी ऑप्शन है अंजना देवी चौधरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अंजना देवी चौधरी। इस अंजना देवी चौधरी ने 6 माह तक साहब 1930 में भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, मारवाड़ी, फारसी, संस्कृत। ये दोस्तों ये जो घटियाला जो शिलालेख है वो इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो घटियाला जो शिलालेख है ये जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। और इस घटियाला शिलालेख का जो संबंध है वो गुज्जर प्रतिहार वंश से है, गुज्जर प्रतिहार वंश से है। घटियाला शिलालेख का संबंध गुज्जर प्रतिहार वंश से है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से 81 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसमें नहीं को देखना है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, हर्ष चरित्र, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य। तो दोस्तों इसका जो सही जो जवाब है वो है हर्ष चरित्र। और इस हर्ष चरित्र की रचना पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के द्वारा की गई। हर्षवर्धन ने हर्ष चरित्र की रचना की। इस हर्षवर्धन ने हर्ष चरित्र में अपने स्वयं के बारे में जानकारी दी है। बाकी इन तीनों पुस्तकों में विजय अभियानों एवं प्रमुख राज्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों ये जो हमीर रासो जो रचना है वो जोधराज के द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो जो रचना है वो जोधराज के द्वारा लिखी गई है। और इस हमीर रासो में रणथंभौर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है? रणपुर, रणस्तंभपुर, रणकपुर, रणथंभौर। तो इसका सही जवाब है रणस्तंभपुर। इस हमीर रासों में रणथंभौर का नाम रणस्तंभपुर मिलता है। 83 क्वेश्चन है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु के विशिष्ट श्रृंगार है? दोस्तों हाथी का, घोड़े का, बैल का, ऊंट का। तो ये जो गोरबंद जो आभूषण पहनाया जाता है दोस्तों ये ऊंट के गले का एक आभूषण है। वैसे दोस्तों बात की जाए तो गोरबंद राजस्थान का एक लोकगीत भी है। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश जी का मंदिर जयपुर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़, कपिल मुनि का मंदिर कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, जगदीश जी का मंदिर जगत उदयपुर में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो द्वारकाधीश जी का मंदिर है। दोस्तों ये द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वो जयपुर में नहीं होकर कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश जी का मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 85। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया?
विजय सिंह पथिक ने, जयनारायण व्यास ने, ऋषिदत्त मेहता ने, रामनारायण चौधरी ने। तो दोस्तों 1923 में जो ब्यावर में राजस्थान नामक समाचार जो साप्ताहिक जो पत्र पारित किया गया या प्रतिपादित किया गया, वो दोस्तों इस ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों ऐसी कौन सा सभ्यता स्थल था जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? ए ऑप्शन है गणेश्वर, बी ऑप्शन है बेराठ, सी ऑप्शन है आहड़ और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा उत्खनन क्षेत्र जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ वो है गणेश्वर। इस गणेश्वर सभ्यता में जितने भी मकान बने हुए थे दोस्तों वो पत्थर से निर्मित थे। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 87, प्रश्न नंबर है 87। प्रश्न नंबर है 87। 1564 में राव चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो दोस्तों चंद्रसेन का ऐसा कौन सा भाई था जिसने अकबर से सहायता मांगी थी? ए ऑप्शन है जगमाल, बी ऑप्शन है जगत सिंह, सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है राम सिंह। तो इसका सही जवाब है राम सिंह। दोस्तों राव चंद्रसेन के ही भाई थे उदय सिंह और राम सिंह। राव चंद्रसेन की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उदय सिंह शासक बनते हैं, लेकिन राव चंद्रसेन के समय अकबर से जो सहायता मांगने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था राम सिंह। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 88, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत निरंजननाथ, संत हरिदास, संत रामचरण, संत रामदास। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों संत हरिदास। संत हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 89, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जब राजस्थान में रियासतों का विलय हो रहा था उस समय राजस्थान में जोधपुर का राजा कौन था? हनुमंत सिंह, गद सिंह, जसवंत सिंह, उमेद सिंह। तो दोस्तों जोधपुर का जो राज्य या प्रशासक था वो हनुमंत सिंह था। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 90, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? साधु सीताराम दास के द्वारा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। तो दोस्तों इस मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की जाती है वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों इस मेवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष, जो पहला अध्यक्ष रहता है उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, जबकि स्थापना की जाती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से नहीं है? कोटा, देवली, नीमच, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जैसलमेर। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारठ ने स्थापित की थी? ग्राम सभा, बाल सभा, नगर सभा, वीर भारत सभा। तो दोस्तों केसरी सिंह बारठ के द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के, जैसलमेर के, मेवाड़ के, जोधपुर के। तो दोस्तों सर वीटी कृष्णमाचारी जो दीवान थे वो जयपुर रियासत के दीवान थे। प्रश्न नंबर 94, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का या शिव परंपरा को मानने वाला है? ए ऑप्शन है सिसोदिया, बी ऑप्शन राणा, सी ऑप्शन चौहान, डी ऑप्शन गुहिल। तो शैव परंपरा को मानने वाला राजस्थान का प्राचीन जो राजवंश था वो गुहिल राजवंश था। इस गुहिल राजवंश का अधिकार मेवाड़ पर था। अगले प्रश्न की बात करें 95%, 95 नंबर प्रश्न, मारवाड़। दोस्तों इसमें प्रमुख राजवंश और उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था।
मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था, आमेर में कच्छावा वंश का शासन था और बूंदी में हाडा वंश का शासक था। तो दोस्तों इसके लिए जो सही जवाब है वो है सी। ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 96। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, नाक में, हाथ में, कमर में। तो दोस्तों ये जो नौगरी जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। इस नौगरी आभूषण के अलावा ही एक हथपान आभूषण है जो भी हाथ में पहना जाता है। इस नौगरी के अलावा दोस्तों एक नेवरी आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। नेवरी जो आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है। नेवरी जो आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 97। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ए ऑप्शन कुचामनी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो दोस्तों ये जो लच्छीराम का जो संबंध है वो कुचामनी ख्याल से है और ये कुचामनी ख्याल का जो आयोजन होता है दोस्तों वो नागौर जिले में होता है। कुचामनी ख्याल का जो संबंध है वो नागौर जिले से है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 98 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? ए ऑप्शन जैसलमेर का किला, बी ऑप्शन गागरोन का किला, सी ऑप्शन सिवाना का किला, डी ऑप्शन जालोर का किला। तो दोस्तों ये जो जालोर का किला है ये सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 99। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ए ऑप्शन जसवंत सिंह, बी ऑप्शन मान सिंह, सी ऑप्शन राम सिंह और डी ऑप्शन भगवंत दास। तो दोस्तों अकबर ने जो अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो भगवंत दास को दी थी। भगवंत दास और अकबर के बीच में साले और जीजा का संबंध था, जबकि मान सिंह जो था वो इन्हीं भगवंत दास का पुत्र था। अकबर के समय ही 1562 में दोस्तों जो आमेर के राजा भारमल थे उन्होंने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की और मुगल और राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा दोस्तों प्रारंभ में भारमल को दी गई, लेकिन भारमल के कुछ समय बाद ही भारमल के पुत्र भगवंत दास को प्रदान की गई। आज का दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है 100वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से, बागोर से। तो दोस्तों ये जो कालीबंगा का जो संबंध है वो हनुमानगढ़ जिले से है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ये जो गणेश्वर जो सभ्यता है ये नीमका थाना सिक्कर में स्थित है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। ये जो बागोर जो सभ्यता है वो दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे और भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कालीबंगा सभ्यता। इस आहड़ की बात करें तो दोस्तों ये जो आहड़ जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है और आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज इस 28 जून को जो 2022 को लैब असिस्टेंट का जो पेपर आयोजित किया गया था उसमें मेरे द्वारा जीके के 100 जो प्रश्न हैं वो हल करवा दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।